हेलो बच्चों, आज हम भूगोल की जो द्वितीय पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसका हम 8वां अध्याय लेंगे, जिसका टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, निर्माण उद्योग। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि निर्माण उद्योगों से क्या आशय है। निर्माण उद्योग। अब बच्चों, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि निर्माण है क्या। निर्माण से तात्पर्य, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं, भवन निर्माण करते हैं, सड़क निर्माण करते हैं, मतलब किसी चीज़ को बनाना, किसी वस्तु को बनाना, हम उसको क्या कहते हैं, निर्माण करना कहते हैं। अब निर्माण उद्योग क्या है? जब किसी कच्चे माल को किसी उद्योग में ले जाकर उसको अधिक मूल्यवान बनाकर उसका अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, कहाँ? उद्योगों में, तो उसको कहते हैं विनिर्माण या निर्माण उद्योग कहते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, जो सूती वस्त्र बनाते हैं उद्योग में, उसके लिए कच्चा माल क्या हो गया? कपास। कपास से हम सूती वस्त्र निर्माण करते हैं। गन्ने से चीनी बनाते हैं। ये सभी किस में आ जाएंगे? निर्माण उद्योगों में आ जाएंगे। अब जो उद्योगों के प्रकार हैं मुख्यतः वो निम्नलिखित हैं, जैसे आकार व श्रमशक्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उत्पादों के उपयोग के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आकार व श्रमशक्ति के आधार पर। जैसे आकार, उसका आकार कितना बड़ा है, छोटे आकार का है या बड़े आकार का है, उससे समझेंगे। तो आकार के आधार पर जो है प्रमुखतः 4 प्रकार के हैं: बृहत उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। अब इसमें आप बृहत उद्योग सबसे पहले देखेंगे। बृहत उद्योग मतलब बड़ा, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़े आकार के जो उद्योग होते हैं वो बृहत उद्योग कहलाते हैं। जैसे इसमें हम ले लेते हैं लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि बच्चों जो लौह इस्पात उद्योग है वो सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी जितने भी उद्योग हैं, हर किसी उद्योग में मशीनरी का प्रयोग होता है। अब बिना लौह अयस्क के मशीनों का निर्माण भी नहीं हो सकता है, इसलिए लौह इस्पात उद्योग को सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है। उसको हम बृहत उद्योग में ले सकते हैं। उसके बाद है मध्यम उद्योग। और बच्चों जो बृहद उद्योग है में, इसमें जो कुशल श्रमिक होंगे, इनकी आवश्यकता भी बहुत अधिक होती है, ये भी अधिक मात्रा में होते हैं। मध्यम उद्योग में जो बृहद उद्योग से थोड़ी छोटे होंगे उनको मध्यम उद्योग में लेंगे हम। फिर उसके बाद लघु उद्योग, मध्यम उद्योग से छोटे। फिर आते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में ज़्यादातर हस्तशिल्प वाले कार्य होते हैं, जिनको हम अपने हाथों से करते हैं, या जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में या हमारे आसपास जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं उनको हम कुटीर उद्योग में लेते हैं। इनमें ज़्यादातर काम जो होता है बच्चों वो हाथों से होता है। जैसे कुटीर उद्योग में आप ले सकते हो उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ का धारचूला एरिया है, वहाँ क्या करते हैं लोग हाथों से दन बुनते हैं, दरिया बनाते हैं, तो इनको हम कुटीर उद्योग में ले सकते हैं। रिंगाल से टोकरियाँ बनाते हैं, फ्लावर पॉट बनाते हैं, डलिया बनाते हैं, इन सभी को हम कुटीर उद्योग में लेते हैं। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। अब बच्चों स्वामित्व के आधार पर इसमें जो प्रमुख हैं वो है सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर, मिश्रित सेक्टर और सहकारी सेक्टर। अब इन चारों में क्या है, सरकार व व्यक्तियों का अपना निजी या पर्सनल जो होता है वो स्वामित्व होता है। जैसे सार्वजनिक सेक्टर को हम ले सकते हैं कि ये सरकार के स्वामित्व में होता है। सार्वजनिक सेक्टर में अधिकतर जो पैसा लगाते हैं वो कौन लगाता है? सरकार लगाती है। व्यक्तिगत जो हमारा पर्सनल हो गया है। मिश्रित सेक्टर जिसमें समूह में या व्यक्तिगत जो एक साथ मिलकर कार्य होता है वो मिश्रित सेक्टर में कहलाएंगे। सहकारी सेक्टर भी सहकारी सार्वजनिक सेक्टर का ही छोटा रूप है। उसके बाद उत्पाद के उपयोग के आधार पर कौन कौन से उद्योग हैं? जैसे मूल पदार्थ उद्योग। अब जैसे बच्चों लौह इस्पात उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग के लिए जैसे क्या क्या चाहिए होता है? मैग्नीज चाहिए होता है, डोलोमाइट चाहिए होता है, चूना पत्थर चाहिए होता है इत्यादि के लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होते हैं। तो उसके जो मूल पदार्थ हैं, जैसे यहाँ आप लोगों को हो सकता है मैग्नीज मिले, या कोयला मिले, या चूना पत्थर मिले, या डोलोमाइट मिले। ये किसी जो बड़ा उद्योग है उसके जो छोटे छोटे जो उनमें तत्व शामिल किया जाता है वो आप लोगों को छोटे मोटे उद्योग इनमें देखने को मिलेंगे। पूंजीगत पदार्थ उद्योग। पूंजीगत पदार्थ जो होंगे जिनका अधिक मात्रा में पूंजी को हमेशा बच्चों किससे लिया जाता है? पैसों से लिया जाता है। तो पूंजीगत पदार्थ उद्योग में उन उद्योगों को ले जाएंगे जिनकी क्या जो कॉस्ट होगी या पूंजी जिनमें अधिक मात्रा में लगती है। उसके बाद है मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, जो पूंजीगत से थोड़ी छोटे होंगे। उसके बाद है उपभोक्ता पदार्थ उद्योग, जिनको हम वो एक होता है उपभोग करना, हम स्वयं जाकर वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद है कच्चे माल के आधार पर उद्योग।
अब कच्चे माल के आधार पर उद्योग कौन कौन से हैं? जैसे कृषि आधारित है, वन आधारित है और खनिज आधारित। आप इसमें पहले कृषि आधारित ले लीजिए। कृषि आधारित में क्या होगा, जैसे हम कृषि आधारित में ज़्यादातर उद्योग जो है खाद्यान्न पदार्थ होंगे, चाहे गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, चना, कुछ भी हैं जो खाद्यान्न फसलें हैं कृषि आधारित में। अब इन उद्योगों में हमें कहीं गेहूँ मिलेंगे जो कच्चे माल के आधार पर है ना, जैसे हमें आटा चाहिए तो आटे का कच्चा माल क्या हो गया, गेहूँ, तो किस उद्योग में हमें गेहूँ मिलेंगे, कहीं धान मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, उन उद्योगों में कच्चा माल लेने के लिए जाएंगे, तब उसको क्या है दूसरे उद्योग में ले जाके उसको दूसरे उसमें परिवर्तित कर देंगे। वन आधारित में है, वन आधारित में जैसे आप लोगों को कोई उद्योग होंगे जहाँ क्या होता है लकड़ियों को काट के छिलके साफ करके रखा जाता है। अब जिस उपयोग के लिए हमें चाहिए वो लकड़ियाँ, जैसे घरों के दरवाजे खिड़कियाँ बनाने के लिए, और क्या कहते हैं बड़े वो जो खंभे बनाते हैं और सीढ़ियाँ बनाते हैं इत्यादि, लकड़ी का अनेकों काम है। जिन स्थानों पर हमें कच्चा माल लकड़ी मिलेगी वहाँ पर आप लोगों को लकड़ी साफ करके मिलेगी। लकड़ी के जैसे दरवाजे बनने को मिलेंगे, लेकिन आपको लकड़ी वहाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी क्योंकि वो क्या है, कच्चा माल है। उसके बाद खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित में भी वही है कि जो कच्चा माल होगा खनिज, जैसे हमें पेट्रोल क्या होता है जब हम भूमि से निकालते हैं, कोयला, कोई भी खनिज पदार्थ निकालते हैं वो हमें क्या होता है कच्चे माल के रूप में मिलता है। उसमें बहुत सारी गंदगी या अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, वो जो कच्चा माल होगा वो इन उद्योगों में मिलेंगे। और बच्चों इसके बाद जो है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है जितने भी ये उद्योग हैं उनकी स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की स्थिति कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है। उन्हीं कारकों के द्वारा क्या होता है बच्चों, उनका महत्व, स्थान और समय क्या होता है, बदलता रहता है। जो उद्योग हैं उनको उन्हीं एरिया में, उन्हीं क्षेत्र में क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए जिन क्षेत्रों में उनका उत्पादन मूल्य और उसके बाद उन्होंने जो अपने उद्योग में जो भी वस्त्र या जो भी वस्तुएं बनाए हैं उनको बाजार तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने का मूल्य क्या हो, एकदम न्यूनतम हो। मतलब जब से उन्होंने उस अपने उद्योग में वो वस्तु बना रखी है वहाँ से लेके बाजार तक पहुँचाने तक जो उसका मूल्य, जो उसमें पैसा लगता है वो एकदम कम होना चाहिए। उसी के आधार पर क्या करना चाहिए, अपने उद्योग स्थापित करने चाहिए। अब जो उसके प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वो हैं कच्चे माल की उपलब्धता। जिस स्थान पर कच्चा माल होगा उसी स्थान पर क्या करना चाहिए, अपने जो उद्योग है उनको स्थापित करना चाहिए। शक्ति के साधन जिसमें कोयला, पेट्रोल आ जाते हैं। बाजार की निकटता, अब उद्योगों में जो हमने वस्तुएं तैयार कर रखी उनको बाजार तक क्या होता है कम समय में पहुंच जाए तो बाजार भी निकट होना चाहिए। परिवहन के साधन, उद्योगों से लेके बाजार तक किसके माध्यम से जाएंगे, परिवहन के साधनों के माध्यम से जाएंगे। तो क्या होता है, परिवहन के साधन भी होने बहुत जरूरी है। सस्ती भूमि होनी चाहिए, पूंजी, पैसा होना चाहिए। किसी भी उद्योग को खोलने के लिए सबसे अधिक हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। बिना पैसों के क्या हम कोई भी उद्योग धंधे क्या हैं सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। जलापूर्ति, जलापूर्ति भी उद्योगों को स्थापित करने वाले प्रमुख कारक हैं क्योंकि हमें जल की आवश्यकता भी काफ़ी मात्रा में होती है। कुशल श्रमिक, किसी भी उद्योग में बच्चों चाहे वो पूरी तरह मशीनों द्वारा काम क्यों ना हो रहा हो लेकिन वहाँ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती ही होती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है मशीन बीच में रुक जाती है या ख़राब हो जाती है तो उनको देखने के लिए भी क्या कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। संचार है जो भी इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिना संचार के माध्यम से हम कोई भी वस्तु क्या उस स्थान पे वहाँ पहुँचाने से पहले कांटेक्ट बना के क्या करना, पता करना पड़ता है कि कौन सा सामान चाहिए और कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में हमें उन्हें देना है। औद्योगिक नीति है, औद्योगिक नीति भी जो बच्चों उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं भी इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक कारक हैं, ऐतिहासिक कारक में बच्चों कुछ क्षेत्र, कुछ एरिया, कुछ उद्योगों के नाम से फेमस हो जाते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार ले लीजिए आप। छोटा नागपुर का पठार बोलते ही हमारे दिमाग में खनिज संसाधन आ जाते हैं क्योंकि छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्या है, अत्यंत समृद्ध है। वहाँ जो छोटा नागपुर का पठार है आपको लगभग हर खनिज वहाँ देखने को मिलते हैं। तो बच्चों ये तो थे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे मुख्य उद्योग हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, पेट्रो रसायन उद्योग है, ज्ञान आधारित उद्योग हैं। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग। किसी भी देश के
औद्योगिक विकास के लिए। बच्चों जो लौह इस्पात उद्योग होता है वो एक मूल आधार होता है। लौह इस्पात उद्योग के विकास ने बच्चों जो भारत में है औद्योगिक विकास के कई दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि क्या है लौह इस्पात उद्योग जो है ये सभी उद्योगों का मूल आधार होता है। बिना इसके कोई भी उद्योग बच्चों संभव नहीं है, क्योंकि हम जितने भी और उद्योग खोलते हैं, चाहे सूती वस्त्र मिले, गन्ना वस्त्र मिले, कोई भी उद्योग हम खोलते हैं, एक गाड़ी बनाने के कुछ भी, हर किसी में पुर्जों और मशीनरी का कार्य होता है। और मशीनरी जो है वो लोहे की से बनती है, तो लोहा ही सब उद्योगों के है मूल आधार है। अब जो लौह इस्पात उद्योग है इसमें लौह उत्पाद के साथ क्या क्या है बच्चों, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया, डोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया। चूना पत्थर के साथ अग्निसह मृत्तिका होती है, जिसको क्या कहते हैं अग्नि सहने योग्य होती है। ये सभी क्या है लौह इस्पात उद्योग में एक कच्चे माल के रूप में अपना योगदान देती है। बिना इसके क्या है लौह इस्पात उद्योग भी संभव नहीं है। बच्चों जो भारत में है उसमें आप छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में आपको क्या है ये अर्धचंद्राकार के रूप में फैले हुए हैं। इन क्षेत्रों में आपको उच्च किस्म के अच्छी गुणवत्ता वाले लौह, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, डोलोमाइट, चूना पत्थर इत्यादि क्या मिलेंगे, यहाँ आपको प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। इन्हीं के आधार पर क्या है हम लोहा इस्पात उद्योग को और अधिक बढ़ावा मिलता है। और इन प्रदेशों में लौह इस्पात उद्योग जो है प्रारंभ से ही क्या है उनका विकास कर दिया गया था या स्थापित कर दिया गया था। भारतीय लौह इस्पात के अंतर्गत एकीकृत इस्पात कारखाने और अन्य छोटी मिलों की भी स्थापना की गई, जिसमें टाटा लौह इस्पात कंपनी ये जो है बच्चों मुंबई और कोलकाता रेल मार्गों के बहुत ही निकट है। अब यहाँ से जो इस्पात उत्पन्न किया जाता है वो प्रमुखतः कोलकाता का जो पतन है उससे क्या क्या निर्यात किया जाता है। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी अब इसने जो है अपना पहला कारखाना हीरापुर और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया था। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, अब ये जो है बच्चों इसका जो प्रारंभिक नाम पहले जो था मैसूर लोहा व इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था। भिलाई इस्पात संयंत्र, इस संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से 1959 को स्थापित किया गया था। राउरकेला जो है बच्चों जर्मनी के सहयोग से बनाई गई थी और भिलाई इस्पात संयंत्र जो 1959 में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जो जिला है वहाँ स्थापित की गई थी। कपूर इस्पात संयंत्र, इस संयंत्र को बच्चों 1962 में यूनाइटेड किंगडम की सहायता से स्थापित किया गया था। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ये क्या है कोयला के लिए और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इस दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना की गई थी। और इस्पात संयंत्र ये जो है बच्चों 1964 में रूस के सहयोग से ये भी बनाई गई थी। और जो अन्य इस्पात संयंत्र है इसमें जो छोटे इस्पात संयंत्र है उसमें विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक में और सेलम जो है तमिलनाडु में स्थापित की गई थी। इसके बाद अगला है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत में एक परंपरागत उद्योगों के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में क्या था सूती वस्त्र उद्योगों को कुटीर उद्योगों में शामिल किया जाता था। धीरे धीरे क्या हो गया सूती वस्त्रों के जो उद्योग में अत्यंत विकास आने लग गया। जैसे बच्चों आप लोगों को पता है भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, अतः यहाँ उष्ण आर्द्र जो जलवायु है उसमें क्या है सूती कपड़ा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण और अच्छा माना जाता है। भारत में उच्च कोटि का कपास भी क्या होता है उत्पादन किया जाता है, जिस कारण क्या है सूती वस्त्र जो मिले हैं अत्यधिक भारत में उनका विकास होते रहा है। अब सर्वप्रथम जो सूती वस्त्र मिल है बच्चों वो 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। जो हमारी प्रथम सूती वस्त्र मिल है 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। क्षेत्र जो है बच्चों वो गुजरात और महाराष्ट्र के निकट भी है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में कपास का अत्यंत मात्रा में क्या होता है कपास का उत्पादन होता है, जिस कारण वो उन क्षेत्रों से कपास मंगा के सूती वस्त्र मिलों में डाल के सूती वस्त्र निर्माण किया जाता था। 1947 तक बच्चों 1947 तक भारत में 423 मिले सूती वस्त्र मिले स्थापित की गई थी। लेकिन देश विभाजन के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ हमारी जो अच्छी किस्म की जो कपास है वो उसका अत्यंत जो भाग है वो पाकिस्तान में भी चला गया था।
उसके बाद हमारे भारत में जो हो गई थी 409, जिसमें से केवल 29% कपास का उत्पादन ही भारत में किया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, सूती वस्त्र के जो क्षेत्र में है, कपास के क्षेत्र में अधिक मात्रा में क्या उत्पादन किया जाने लग गया, जिस कारण जो हुआ 1998 में हमारे पास 1782 जो है सूती वस्त्र मिलों की स्थापना हो गई। सूती वस्त्र में क्या हो गया, हमारा भारत जो अच्छी किस्म की कपास का उत्पादन है, जिसके लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है, वो महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक मात्रा में क्या हो उसका उत्पादन किया गया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, मिलों में क्या होने लगी, और भी क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। इस समय वर्तमान में बच्चों सबसे ज़्यादा जो मिलें हैं वो तमिलनाडु राज्य में हैं। इसके बाद हम देखते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग हमारे देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। वहाँ गन्ने से चीनी के अलावा खांडसारी और गुड़ भी तैयार किया जाता है। हाल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग को एक मौसमी उद्योग भी कहा जाता है। अब भारत में सबसे पहले जो चीनी मिल स्थापित की गई थी वो बच्चों 1903 में यूपी में उत्तर प्रदेश के जो देवरिया है, देवरिया के प्रतापपुर क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना की गई थी। इसके बाद दूसरी जो मिल स्थापित की गई थी वो बिहार में की गई थी। धीरे धीरे क्या होने लगा, भारत में भी अनेकों चीनी मिल स्थापित होने लगी। अब बच्चों जो चीनी है मतलब गन्ना है, उसको क्या है, एक ये भार ह्रास वाली फसल है, मतलब कि अत्यंत भारी भी होती है। और अगर इसको अधिक देर तक छोड़ा जाए, गन्ने को हमेशा जैसे हम काटते हैं उसको 24 घंटे के अंदर ही उसको क्या कहते हैं, हम उनको उद्योग में ले जाके, मशीनों में ले जाकर उसका रस निकाला जाता है। अगर 24 घंटे के अंदर हम इसका रस नहीं निकालते हैं तो बच्चों जो गन्ना है वो सूखते रहता है, उसमें जो सुक्रोज की मात्रा होती है वो निरंतर घटती रहती है। इस कारण इसको क्या है, काटते ही एकदम से मशीनों में से निकाल के, जितनी जल्दी हम इसको मशीनों में निकालेंगे उससे उतना ही अधिक में रस मिलेगा, उससे उतनी ही अधिक क्वांटिटी में हमें क्या मिलेगी, चीनी मिलेगी। चीनी उत्पादक जो राज्य है इसमें हमारा उत्तर प्रदेश, हमारे भारत में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ राज्य में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन किया जाता है। और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र, किसका, चीनी उत्पादन में। इसके बाद है पेट्रो रसायन उद्योग। अब इस प्रकार के उद्योग जो पेट्रो रसायन उद्योग है, यह भारत में अधिक तेजी से क्या हो रहा है, विकसित हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत अनेकों उद्योग भी क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। जब हमें पेट्रोल कच्ची अवस्था में मिलता है, मतलब अपरिष्कृत किया हुआ तेल, इससे कई प्रकार की क्या होती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं। वो जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो अन्य उद्योगों में क्या है, कच्चे माल के रूप में काम में आती हैं। पेट्रो रसायन उद्योग कहा जाता है क्योंकि जो अपरिष्कृत किया हुआ तेल है वो उनसे क्या है, अन्य उद्योगों के लिए जो कच्चा माल उपलब्ध कराती है, होता किससे है, पेट्रोलियम से ही है। तो सभी क्या कहलाएंगे, पेट्रो रसायन उद्योग कहलाएंगे। ज्ञान आधारित उद्योग। अब बच्चों जो प्रौद्योगिकी क्रांति है उसने क्या है, देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। औद्योगिक क्रांति और नई नई प्रौद्योगिकी संचार ने क्या है, भारत में सामाजिक और आर्थिक क्या कहते हैं क्षेत्र में अनेक प्रकार की क्रांति फैला रखी है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक जो विकसित हो रखे उन उद्योगों में से एक है। सॉफ्टवेयर और सेवा सेक्टर द्वारा 2004 और 5 में 78,230 करोड़ रुपये जो है बच्चों, इसके बराबर क्या किया गया था, हमारे देश से निर्यात किया गया था। किसके थ्रू, भारतीय सॉफ्टवेयर और सेक्टर द्वारा। देश में अनेकों सॉफ्टवेयर पार्क भी बनाए हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता भी प्राप्त कर ली है। इसके विकास का जो मुख्य प्रभाव देखने को मिला है वो रोजगार के क्षेत्रों में देखने को मिला है, जिसमें क्या है, हर वर्ष क्या होता है, दुगनी वृद्धि होते रहती है। बच्चों आज के बाद है भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आज मैं आप लोगों को इतना ही समझाती हूँ। भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो है वो मैं आपको अगले जो वीडियो होगा उसमें समझाऊंगी।